नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में बिजली कटौती के कारण लोग बेहद परेशान हैं। इस मुद्दे पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार के ऊपर निशाना भी साधा था। मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि गर्मी के मौसम में बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वहीं बिना अनुमति पीएचईडी और डिस्कॉम के अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे और साथ ही उनकी छुट्टियां तक निरस्त कर दी गई हैं। बिजली पानी आपूर्ति का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए पीएचईडी और ऊर्जा मंत्रियों के निर्देश इसमें दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को पीक लोड की स्थिति में भी बिजली कटौती और पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पीएचईडी ने गर्मी के दौरान पेयजल संबंधी सभी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है, यानी कि आम लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं सरकार के स्तर पर की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के कामों को लेकर के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये सभी चीजें शुमार थी। बिजली पानी का जो संकट है उसको दूर करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी कुछ ही महीने बीते हैं सरकार को, लेकिन अभी से ही पानी और बिजली की किल्लत दिखाई दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बिजली और जल विभागों को सख्त निर्देश देने के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत भवन में उच्च अधिकारियों को तलब किया। एनडीटीवी से हुई बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने जल्द व्यवस्थाओं के पूरा होने की बात की है और साथ ही जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर निशाना भी साधा। केंद्रीय पीएसयूज के साथ हमने एग्रीमेंट किए हैं 1,60,000 करोड़ के बिजली के उत्पादन के, जनरेशन के। हमने 60,000 करोड़ के टेंडर निकाले हैं। लगभग 225 लाख करोड़ के हमने जो इन्वेस्टमेंट का जो हमने प्लान बनाया है उसकी तैयारी चल रही है, वो पाइपलाइन में है, उसका निरंतर रिव्यू कर रहे हैं। हर जिले में एक एक अभियंता जाएगा, बड़े अधिकारी जाएंगे और वहाँ मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या कमियां हैं। अगर वो कमियां हैं तो उनको भी दूर करेंगे और निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास में हैं कि लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिले और इसके लिए पूरा सरकार प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बिजली जिस दर में भी खरीदी जाए, खरीद करके उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जाए। पिछले 5 साल में कोई नया प्लांट जनरेशन का लगा नहीं, कोई प्रसारण तंत्र में विकास हुआ नहीं और निश्चित रूप से इन्होंने केवल महंगी बिजली खरीद करके एक्सचेंज के माध्यम से इस देश को, इस प्रदेश को आर्थिक रूप से बोझ डालने का काम किया है। इसका निश्चित रूप से पाप गहलोत सरकार ने किया है। तो पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ती गर्मी के बीच में बिजली पानी को लेकर के संकट बन चुका है। पानी के लिए दूर दराज के इलाकों में लोगों को जाना पड़ रहा है। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उनको पानी की 2 बूंद नसीब हो पा रही है। वहीं कई जगहों पर बिजली को लेकर के भी संकट बना हुआ है। बिजली कटौती और अघोषित कट लगातार हो रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को कई कई घंटों तक बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। अब बिजली ना होने की वजह से घर के जो ज़रूरी काम हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पानी नहीं आ पा रहा है क्योंकि जब मोटर चलेगी, लाइट आएगी तभी मोटर चल पाएगी और तभी पानी की व्यवस्थाएं हो पाएंगी। किसानों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं क्योंकि इस भीषण गर्मी के अंदर जो फसलें हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे में वहाँ पर भी ट्यूबवेल नहीं चला पा रहे हैं किसान, तो ये भी दूसरी बड़ी परेशानी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं तीसरी तस्वीर, जहाँ पर जो लोग हैं वो मीटर, बिजली के मीटर को माला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना गुस्सा यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। नाराज़गी के अलग अलग तरीके हैं। मीटर की पूजा करते हुए लोग दिखाई देते हैं। जगह जगह पर बिजली कटौती की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो जनता इसको लेकर के सवाल भी उठाती है। कई जगहों पर घेराव किया गया है अलग अलग दफ्तर में। कटौती से आम लोग बेहद परेशान हैं। उनका ये कहना है कि भीषण गर्मी है, लोग अपने घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हो चुके हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। लेकिन घर में रह कर के भी उनकी इस परेशानी का हल नहीं हो पा रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल पा रहा है, कूलर नहीं चल पा रहा है, घर में कोई काम नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर के जनता में आक्रोश भी है। चौथी तस्वीर इसी से जुड़ी हुई है। आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और सरकार को और खास करके जो व्यवस्थाएं बनाने वाली संस्थाएं हैं, विभागों को लेकर के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस पे
सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। कई जगहों पर कई कई घंटों का घोषित कट लग रहा है, जिसके बारे में जनता बार बार सवाल उठा रही है। उनका ये कहना है कि ये जो हर साल की परेशानी है, इसको क्यों नहीं दूर कर दिया जाता है। वहीं इसके बाद हमने आपको वो बातें भी दिखाई जिसमें ऊर्जा मंत्री ने कई बातों का जिक्र किया था। ऊर्जा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि राजस्थान के अंदर बिजली के अघोषित कट नहीं लगेंगे, इसके लिए व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से जब बात होती है अघोषित कटों को लेकर के, तो उनका ये कहना है कि साहब सरकार बने बने ज़्यादा समय हुआ नहीं, उसके बाद आचार संहिता लग गई, तो हमें काम करने के लिए अभी उतना समय मिला नहीं है। लेकिन जैसे ही वापस से सभी चीज़ें पटरी पर उतरती हैं, चुनाव खत्म होता है, तो हम इसका स्थायी समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर पिछली सरकार को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपको इसमें सियासत की बात भी बताते हैं, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठा दिए। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया। अपने उस पोस्ट के अंदर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आपके साथ मैनिफेस्टो में शामिल था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था, जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो बिजली की इस परेशानी को दूर कर देंगे। लेकिन क्यों नहीं अभी तक बिजली की परेशानी, बिजली की समस्या दूर हो पा रही है। अब इसमें सियासत एक तरफ है, दूसरी तरफ आम जनता पिस रही है। असल मायने में परेशानी आम जनता को उठानी पड़ रही है। ना सिर्फ शहरों की बात, क्योंकि लोगों का यह भी कहना है कि शहरों के अंदर तो कंक्रीट का जाल है, वहां पर दोपहर में गर्मी पड़ती है और रात में तपिश होती है। तो इस वजह से, और खास करके ग्रामीण इलाकों के अंदर अगर बिजली नहीं है तो पेड़ का सहारा है, वहां पर वातावरण थोड़ा सा अलग नजर आता है। कच्चे मकान है तो उससे थोड़ी सी राहत मिल जाती है। लेकिन शहरों के अंदर ज्यादा स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है। कई कई घंटों का अघोषित कट फिलहाल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने एक तरफ वादा किया था 24 घंटे बिजली देने का, लेकिन फिलहाल बिजली के अघोषित कट। और जब इसमें ऊर्जा मंत्री से भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर मौसम थोड़ा सा मेहरबान होता है तो यह संकट जल्द से जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए मौसम के ऊपर सब कुछ निर्भरता दिखाई देती है। और चलिए इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है, उनकी सेहत पर भी पड़ रहा है। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं क्या हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर RS केदर साहब भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे कोटा से संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी जरा अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। शाकिर, जरा बताइए, बिजली के अघोषित कट, पानी का संकट, ये कैसे परेशानियां अभी तक बनी हुई हैं, इसको दूर करने के लिए सरकार प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और अभी जानकारी क्या, तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? ये देखिए, भीषण गर्मी का दौर जारी है और लगातार ऐसे में जो है अघोषित बिजली कटौती, पानी का संकट चंबल किनारे कोटा में भी देखने को मिलता है। कई सारी कॉलोनीज है जहाँ पर टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। लेकिन गर्मी की जो बात है तो गर्मी लगातार, क्योंकि पारा चढ़ता चला जा रहा है, आज भी 45 के पार जो है कोटा में पारा है। और अस्पतालों की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में अस्पताल में जो है इंतजाम जो किए गए हैं वो मुकम्मल इंतजाम नज़र आ रहे हैं। एक वार्ड स्थापित किया गया है, सबकी ड्यूटीज जो है वो निरस्त कर दी गई है कि फिलहाल जो है कोई भी डॉक्टर छुट्टी पर नहीं जाएगा, कोई विशेष परिस्थिति में ही परमिशन लेकर जा सकते हैं। तो वो इंतजाम, तो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन सड़कों पर क्या हाल है, लोग किस तरह से परेशान हैं, गर्मी किस तरह से असर दिखा रही है, तस्वीर भी हम दिखाते हैं। 5:30 बज गए हैं क्योंकि शाम हो गई है, लेकिन शाम होने के बाद भी गर्मी का जो असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये कोटा के जो बाजार हैं, यहाँ पर इस तरह से जो है ठंडे पेय पदार्थ जो हैं उनकी बिक्री जो है वो लगातार जोरों पर है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी गर्मी को जो है से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर के वक्त में लोग, सड़कें पूरी तरह से सूनी होती है, लोग शाम के वक्त अपने काम करने के लिए निकल रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी, गर्मी का असर कितना हो रहा है? सर, बहुत बुरा हाल है। गर्मी अभी कहीं भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। जॉब करने जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। थोड़ा राहत के लिए भी सोडा पीने रुके हुए हैं। तो ये जो असर है गर्मी का वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोपहर में सड़कें पूरी तरह से सूनी हैं और जो एहतियात बरतनी है, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है किसी को, तभी वो बाहर निकल रहा है और वो भी पूरी एहतियात के साथ। और जो बाहर निकल रहे हैं घरों से, पल पल में जो है ठंडा पानी पी करके राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। और पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, अगले 2 दिन और ज़्यादा गर्मी होगी तो जाहिर तौर पर व्यवस्था जो है वो मुकम्मल करनी पड़ेगी। अस्पतालों में भी
पेयजल की जहाँ तक बात है, पेयजल को लेकर भी जिस तरह से टैंकरों की तादाद में अब बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के साथ साथ कोटा शहर का जो इलाका है वहाँ भी कई सारी कॉलोनीज ऐसी है जहाँ पर पेयजल का संकट है। जी, को लेकर के भी परेशानी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप एक और बात भी है कि अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शाकिर जरा इस बारे में बताइए कि क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और बीते रोज एक जानकारी भी मिली थी कि एक शख्स की इसी लू की वजह से, भीषण गर्मी की वजह से उसकी मौत भी हो गई थी। तो अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं क्या बदल दी गई हैं, कुछ की गई हैं व्यवस्थाएं? देखिए, अस्पतालों की जहाँ तक बात है तो कोटा संभाग का जो सबसे बड़ा अस्पताल है MBS अस्पताल, उसमें जो है एक वार्ड अलग से जो है मौसम को लेकर के जो है शुरू किया गया है। लू ताप घात वार्ड इसको नाम दिया गया है। वार्ड पूरी तरह से जो है व्यवस्थित कर दिया गया है। करीब आधा दर्जन पलंग उसमें लिए गए हैं। आई वार्ड में इस वार्ड को शुरू किया गया है क्योंकि इस वार्ड में ज़्यादातर पेशेंट नहीं होते, वार्ड हमेशा खाली सा रहता है। तो कोशिश ये की जा रही है अगर इस तरह के रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी होती है तो उनको अगर भर्ती करने की स्थिति बनती है तो इस वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। जहाँ तक चिकित्सकों की बात है, चिकित्सक जो है पूरी तरह से तैनात है। जो सुबह के वक्त में जिस तरह से मरीज जो पहुँचते हैं, उनके तीमारदार जो पहुँच रहे हैं अस्पताल में, उनके लिए भी जो है पानी की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि बड़ी संख्या में कोटा के साथ साथ आसपास के मध्य प्रदेश के जो नजदीकी जिले हैं वहाँ के रोगी भी जो है कोटा में आते हैं। तो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो बच्चे हैं, कोचिंग स्टूडेंट जो यहाँ रह रहे हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओर रुख करते हैं। हाँ। लेकिन लोग ज्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि इस गर्मी से बचा जाए। लोग घरों में कैद होकर के, और जब मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ रही है उसके बाद ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जब तक कोई ज़रूरी काम नहीं होता है तब तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन इस दौरान संकट ये है कि बिजली कटौती हो रही है, पानी की परेशानी हो रही है, तो घर में रह कर के भी उनके लिए रहना आसान नज़र नहीं आ रहा है। इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कर्मचारी वाटर वर्क्स कर्मचारी यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पानी को लेकर के किल्लत ये हर साल की परेशानी है, पहली बार तो हो नहीं रही, तो इसका स्थायी तौर पर समाधान क्यों नहीं, और क्या इसका समाधान है? स्थायी समाधान तो सर सबसे पहले वर्षों से समस्या चल रही है, वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर जोर दिया नहीं जा रहा सरकार द्वारा। अगर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से डेवलप करते हैं तो पानी की कोई कमी नहीं आएगी। आज इजराइल जैसे प्रदेश में भी पानी की जहाँ किल्लत थी, उन्होंने इस सिस्टम को अपना के पानी को निर्बाध रूप से चालू रखा। यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसका कोई लेवल, कोई मापदंड किसी तरीके का रहता नहीं है। अगर सही सिस्टम से वाटर हार्वेस्टिंग को डेवलप करें, बारिश आज राजस्थान प्रदेश में कम हो रही है, उस पानी को बचाने के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। नहीं, ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं कि स्थायी समाधान वाटर हार्वेस्टिंग जब तक नहीं होगा, सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन दूसरी बात सर ये है कि फिलहाल टैंकर्स के जरिए पानी पहुंच रहा है, लोग बड़ी मोटी रकम चुका रहे हैं, कई इलाकों में तो पैसा देकर के भी पानी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? PHD ने पूरी पुरजोर तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी है। आज जो गर्मी में JJM स्कीम चल रही है। नहीं, लेकिन हम तस्वीरें देखते हैं राजस्थान के कई इलाकों से, खास करके ग्रामीण इलाकों से, तो बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। सूखा कुआं होता है, गंदा पानी उसमें होता है, लेकिन एक एक बूंद उनके लिए कितनी कीमती है ये वो तस्वीरें दिखाते हैं। वहां से वो पानी भरते हैं, उसके बाद उसको उबाल करके फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि बड़ी परेशानी है सर। आप कह रहे हैं एक तरफ व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बताती हैं। कुलदीप जी। जी सर। हाँ बताइए सर, ये तस्वीरें तो कुछ और बता रही हैं, आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं की हुई हैं। नहीं, व्यवस्थाएं की हुई है, बाकी पानी की किल्लत 100% है। व्यवस्थाओं में विभाग द्वारा पुरजोर तरीके से काम किया जा रहा है। बाकी पानी जहाँ पानी 20,000 लीटर पर आवर था, वहां मात्र 2,000 लीटर पर आवर रह गया ट्यूबवेलों में। पानी का जो इतना दोहन हो चुका, उसका वाटर टेबल इतना गहराई पे चला गया, आज पानी में जो गुणवत्ता खराब हुई। नहीं तो आज लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए क्या हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है? क्या हम आज ऐसे ही लोगों को प्यासा छोड़ देंगे क्या? नहीं, प्यासा नहीं छोड़ सकते अपन। सरकार ने, विभाग ने पुरजोर तरीके से व्यवस्था करके टैंकरों से व्यवस्था कर रखी है। बाकी ग्रामीण दूरदर्श इलाकों में जरूर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और विभाग द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है जनता को पानी पिलाया जाए, जिसमें CS महोदय भी बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
हमारी छुट्टियां रद्द कर दी। सीए हमारे सेक्रेटरी साहब समिति जी भी खूब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, छुट्टियां रद्द करने का फायदा तो तब है जब उस पर काम हो पाए ना, लोगों को पानी जमीन से पर्याप्त मात्रा में मिल पाए जितनी जरूरत है। बांध का पानी कुछ शहरों में ही जो बांधों से पानी जा रहा है, पाली में हो गया, बिशुलपुर का हो गया, बाकी और जो बांध की व्यवस्था नहीं है। अगर उन बांधों में पानी भरा जाए, रामगढ़ को सूखे हुए लगभग 35 साल हो गए, 35 साल से रामगढ़ में पानी नहीं आया, जिसके कारण सरकार को भी पता है, सरकार उन रास्तों को खोले जिससे बांधों में पानी आई। इसी तरीके से दोहन होता गया, पानी की कोई व्यवस्था राजस्थान में नहीं हो सकती है, और इसमें ट्रेन से व्यवस्था होने की संभावना है। जो ईआरपीसी जोड़ने का चल रहा है अभी, ये 20 साल लगेंगे इसको आने में। इसको ठीक है, यानी कि पानी को लेकर के संकट तो बना हुआ है और इसको समझने की ज़रूरत है कि पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता जा रहा है और इसके पीछे के कई कारण हैं, उसको ज़रा जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रा एक और अब जो बड़ी तस्वीर हमने देखी कि भीषण गर्मी, लू की वजह से, हीट वेव की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं क्या हैं? ज़रा आर.एस. खेदर जी हमारे साथ, डॉक्टर साहब कार्यक्रम में हैं। सर, सबसे पहले बताइए, क्योंकि ये बड़ी परेशानी है, हीट वेव से बचने के लिए, लू से बचने के लिए कुछ बेसिक टिप्स हमारे सभी दर्शकों को बताइए, क्योंकि आज के समय में राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। घर से बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है, ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, तो ये भीषण गर्मी से और लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, लू आज की तारीख में सब लोग, ये बड़ा एक चर्चा का विषय है, लेकिन मैं 2-3 मोटी मोटी बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक लू जो लगती है वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन फेल होता है, उसकी वजह से होती है, और इससे बीमारी होने से पहले बचाव इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बचाव के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखें, ढीले ढाले कपड़े पहने जिससे हवा लग सके, टाइट कपड़े, जीन्स या टाइट या सिंथेटिक कपड़े कम से कम पहने, सिर के ऊपर अपना एक रुमाल या टोपी जरूर रखें जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहे। इसके साथ साथ वाटर इंटेक अच्छा रखें। वाटर के साथ मैं एक बार कहना चाहूंगा कि पानी के साथ साथ इसके जो अपन नींबू की शिकंजी या फ्रेश जूसेज हैं, इनका प्रयोग करते रहे जिससे बॉडी के अंदर इसको हाइड्रेशन रखे। बेसिकली अगर अपन हीट स्ट्रोक को समझे तो ये बॉडी का एक टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम जो अपना एक हाइपोथैलेमस होता है, वो बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और हीट इंजरीज जो होती हैं ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। शुरुआत में जो होता है वो हीट की एग्जॉशन आता है, हीट के क्रैम्प्स आते हैं, हीट के सिंकोप आता है। हीट स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें वेरी हाई मोर्टेलिटी होती है। आदमी को बहुत 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बॉडी का हो जाता है, कोर टेम्परेचर जिसको हम लोग कहते हैं। इसके साथ साथ उसको सीएनएस मैनिफेस्टेशन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, जैसे पेशेंट को डिलीरियम आ गया, पेशेंट को मिर्गी आ गई, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया। तो इस तरीके से लॉन्ग हीट एक्सपोजर के बाद ये होता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जिसको इमीडिएटली अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो इसमें मोर्टेलिटी लगभग निश्चित रहती है। हाँ। तो बचाव के लिए मैं ये कहूंगा कि आप जो एक डायरेक्ट एक्सपोजर है, लेकिन ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो होमलेस लोगों की है, या घर के अंदर जो हीट का या टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या की बात है कि जो एक्सपोज रहते हैं। लेकिन कुछ हद तक एक चीज से सबको समझने की जरूरत है, कुछ लोग इसके लिए वल्नरेबल होते हैं, जैसे 60-65 साल से बड़ी उम्र का आदमी है, बच्चे हैं, या कुछ लोगों को जिनको न्यूरोलॉजी की बीमारियां चल रही हैं, डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, जिनको टेम्परेचर रेगुलेशन है, या स्किन की कई बीमारियां होती हैं जिनके अंदर बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन में दिक्कत रहती है। तो ऐसे लोगों को अपना हमेशा ही कुछ 5-10 दिन की बात है, इसमें अपना बचाव रखें। हाँ, अच्छा, कुछ खाने पीने के लिए भी कुछ सजेशन है सर? खाने के लिए हम कई बार ऐसा होता है हम जंक फूड खा लेते हैं तो पेट में फूड पॉइजनिंग जैसी परेशानियां गर्मी के समय में खास करके देखी जाती हैं, तो हमें खाने पीने में भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, या क्या हमें फॉलो करना चाहिए डाइट? देखिए, हम लोग बार बार आप लोगों को सबको अपन बात करते हैं कि खाने पीने में आप हाइड्रेटिंग चीजें हैं, जैसे आजकल तरबूज, खरबूजा, ये मौसमी संतरा, इनका प्रयोग हमेशा ज्यादा करना चाहिए। फैट कंटेनिंग या जो घर के बाहर का खाना है उसको अवॉइड करना चाहिए। हाइड्रेशन को ज्यादा है, फैट को जहां तक हो इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस तरीके की ऑयली चीज़ें खास करके गर्मी के समय में तो आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग की जो परेशानियां हैं वो इस समय में ज़्यादा देखी जाती हैं। मैं वापस से ज़रा हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शाकिर, हमने ये चीज़ें, क्योंकि ये जानना, लोगों को बताना, हमारे जितने दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुंचना बड़ा ज़रूरी है कि साहब आपको घर से अगर बाहर निकलना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत अगर ठीक रहेगी, स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो ये सभी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वापस से पानी के विषय पर हम बात कर रहे हैं। पानी की जो परेशानियां हैं, कुलदीप यादव जी कह रहे हैं कि साहब टैंकर तो पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या पानी के टैंकर पहुंच रहे हैं? और अगर पहुंच रहे हैं तो क्या मन मांगे दाम नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि कई लोगों ने इस बारे में शिकायत की है। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पानी के टैंकरों की डिमांड जो है इन दिनों में बढ़ जाती है, उसके बाद एक पानी माफिया भी जो है पनप जाता है। और कोटा में भी जो है इस तरह की कई सारे जो है मामले सामने आ रहे हैं। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जो टैंकरों की सप्लाई जो पानी की हो रही है, वहां पर जो है पानी के मुंह मांगे दाम लिए जा रहे हैं। लोगों को ज़रूरत है, इसलिए लोग इस समय जो है वो दाम चुकाने को भी मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पेयजल की सप्लाई की बात है, तो पेयजल सप्लाई को लेकर के लगातार हर सरकार में ये बात होती है, बिजली पानी जो है ये बड़े मुद्दे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है विस्तार होते चले जा रहे हैं शहरों के, अभी कोटा की हम बात कर ले, कोटा में भी कई सारी कॉलोनी जो है वो डेवलप हो गई है। लेकिन पाइपलाइन से पानी वहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारी जो है उससे गुजरना पड़ता है, कई सारे प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। तो कई इलाका ऐसा है जहाँ पर पेयजल जो है पाइपलाइन के जरिए पानी नहीं पहुँच रहा है, टैंकरों से सप्लाई हो रही है। कोटा में जो है देश भर से कोचिंग के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, लेकिन जिन इलाकों में कोचिंग स्टूडेंट्स रहते हैं, जो कोचिंग हब इलाका है, जवाहर नगर इलाका, इंदिरा विहार इलाका, राजीव गांधी नगर इलाका, लैंडमार्क सिटी वाला जो इलाका है, जहाँ पर हजारों की तादाद में बच्चे रहते हैं, हॉस्टल बड़ी तादाद में है, वहाँ पर भी जो है प्रॉपर तरीके से पेयजल की सप्लाई नहीं है। वहाँ भी टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है। बोरिंग करवाए गए हैं, जिसमें जो है गर्मियों के दिनों में वो बोरिंग जो है उनमें जो है पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो है वो तैयार हो, जिससे कि जब हर साल की जो समस्या सामने आ रही है, ये समस्याएं सालों से सामने आ रही है। कोई भी ऐसी जो सिटी है जो आगे बढ़ रही है, जिसमें लगातार उसका विस्तार होता चला जा रहा है, वहाँ पर इन बुनियादी सुविधाओं को जो है प्राथमिकता से लिया जाए। पहले ये बुनियादी सुविधाएं जो है ये उपलब्ध हो, उसके बाद ही जो है आगे के प्रोसेस जो है उसके जो है परमिशन दी जाए। इस तरह के प्रोसेस जब अपनाने होंगे तब जाकर के ये हालात नहीं बनेंगे, वरना आबादी जो है बढ़ती चली जा रही है और जो शहर जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। धीरे-धीरे कम होती चली जा रही है। और बड़ा मुद्दा है शाकिर, आपने एक बड़ा मुद्दा और उठाया, पानी माफियाओं का। मैं इसमें कुलदीप यादव जी को जरा जोड़ लेता हूं। कुलदीप यादव जी, पानी माफिया जो इस वक्त बड़े सक्रिय हो जाते हैं और कई जगहों पर ये भी देखा जाता है कि सरकारी सिस्टम का जो पानी पहुंचना चाहिए जिन इलाकों में, पानी माफियाओं की वजह से नहीं पहुंच पाता है। ऐसे बड़े आरोप लगते हैं लोगों के द्वारा। लेकिन क्या पानी माफिया या पानी जो लोगों तक सप्लाई कर रहे हैं प्राइवेट तौर पर, उनके पानी की जांच होती भी है कि नहीं? बोर किया, पानी निकाला और सप्लाई कर दिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ये जांच करना क्या ज़रूरी नहीं है? जो लोग पैसा दे करके पानी खरीद रहे हैं, ये समझ करके पानी सही है, पानी साफ है, लेकिन क्या वो सही है, शुद्ध है पानी? जांच होती भी है कभी? ये जो पानी माफिया शब्द आपने शुभेंद्र जी कहा है, ये पानी माफिया प्राइवेट अपने बोरिंग से पानी भरते हैं। हाँ। और वो मोहमांगी रेट के ऊपर जनता को पेमेंट करे, 500-700 ले ले, जिस तरीके की इमरजेंसी होती है उस तरीके से उस चीज का कर्म विभाग के द्वारा इस तरीके का माफियापन किया नहीं जाता है। प्राइवेट टैंकर वाले जरूर उन्होंने माफिया बना रखे। मैं आपको 4 साल पहले की घटना बताता हूँ। किरण माहेश्वरी जी हमारी मंत्री थी, उन्होंने अंकुश लगाया, पूरे प्राइवेट टैंकरों ने हड़ताल कर दी। आज जयपुर का आधा हिस्सा अनकनेक्टेड है। आज जयपुर का विस्तार 30 से 35 किलोमीटर हो चुका। कॉलोनी दर कॉलोनियां काट के पैसा बटोर के भग जाते और वो सारा भार विभाग के ऊपर डाल जाते। बिजली की तो व्यवस्था हो जाएगी, ताकि पानी की व्यवस्था करना दूर भरे। आज राजस्थान में 7 जिलों में मात्र पानी बचा है। अब 33 में जो 25 जिले तो आपके बिल्कुल ही सूख जाएंगे अगले साल तक। भूजल विभाग की अभी बड़ी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट को आने के बाद सीएस साहब ने खुद ने उसकी मॉनिटरिंग की, हमारे सेक्रेटरी साहब ने मॉनिटरिंग करी। माफिया पे नकेल की बात है, माफिया को नकेल थाना लगाए, संबंधित कलेक्टर साहब लगाए। हमारे विभाग में कर्मचारी है नहीं इतने, हमारे द्वारा मॉनिटरिंग की जाए। यानी कि पता तो है ना कि पानी माफिया सक्रिय है और गर्मियों के समय में खास करके एक्टिव हो जाते हैं, तो इसको लेकर के कभी एक्शन नहीं लिया जाता ना? कभी कोई एक बार एक्शन लिया था, इन्होंने हड़ताल कर दी। हाँ, यानी कि उनकी दबंगई, उनका प्रभाव इतना ज्यादा है, क्योंकि ये मन मुताबिक काम होता है ना, क्योंकि पानी की इस गर्मी के समय में पानी की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसी का वो फायदा उठा रहे हैं, है ना? बात तो यही है। मैं इसमें सुरेंद्र जी, आपने गुणवत्ता के लिए पूछा, सीधा ट्यूबवेल से निकाल के, न तो कोई उसकी टेस्टिंग होती है, न और किसी तरीके का वहां उसने अपने ट्यूबवेल पे प्रावधान कर रखा है।
इसके टेस्टिंग ठीक है, समय थोड़ा सा कम है सर, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन आर.एस. खेदर साहब भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में हैं। सर मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो मरीज आ रहे हैं या पेशेंट आ रहे हैं हीट वेव का शिकार होकर के, सबसे पहले क्या उनको इलाज करने की ज़रूरत है? अगर घर में ही हैं तो सबसे पहले उनको क्या उनको देना चाहिए? पानी उनको देना चाहिए, ग्लूकोज उनको देना चाहिए? जब तक हम डॉक्टर तक पहुँचें क्या उनके लिए करना है? देखिए, हम लोग जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट है उसमें विंडो पीरियड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी पेशेंट आता है उसको कितना जल्दी उसके बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, अदरवाइज वो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्विंग इलनेस या जिसको कहना चाहिए कि वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के अंदर ये पेशेंट जाते हैं। तो इसमें विंडो पीरियड है वो तो की जो है इसका कि हीट स्ट्रोक को कैसे इमीडिएटली ठीक किया जाए, तो उसमें हम लोग एक ही चीज करते हैं कि उसको एक उसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर के एरिया में लें, जहां पर ठंडक है उस एरिया में लें, उसको उसके कपड़े को खोल करके और उसके ऊपर जो कोल्ड पैक्स है या ठंडे पानी की पट्टियां करें उसको इमीडिएटली। इसमें पैरासिटामोल का इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन ये जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम फेल होने की वजह से ये बहुत ज्यादा काम नहीं करता। आईवी फ्लूइड जो फ्रीज के अंदर रखा हुआ आईवी फ्लूइड लगाएंगे उससे ज्यादा बेटर रहता है जो कोर टेम्परेचर को हम डाउन करने के लिए। तो हमारी जो एक हेल्थ केयर सिस्टम है, चाहे पीएससीओ सीएससीओ, वहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वो करता है कि ठीक है, तो जो हम आई फ्लूइड है यानी कि ये कुछ सुझाव है जिससे हमारे जो दर्शक हैं वो बच सकते हैं, हीट वेव का शिकार होने से बच सकते हैं। और गर्मी के समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये आपके लिए ज़रूरी कुछ खास बातें डॉक्टर साहब ने बताई है। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शाकिर, बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड रियलिटी बताई है, लेकिन गर्मी के समय में आपको बहुत हद तक ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इस भीषण गर्मी और हीट वेव से आप बच पाएंगे। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।